हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 की टेस्ट सीरीज जो है वह अपने इस प्लेटफॉर्म पर चल रही है, जिसका पहला पेपर जो है वह हुआ है और इसका वीडियो सॉल्यूशन जो है उसको हम आज की क्लास में देखेंगे। और जो कुछ बच्चे जो हैं उनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं और तैयारी भी अच्छी है। देखिए, टेस्ट सीरीज का पर्पस ये होता है कि हमने जो तैयारी पहले कर ली है उस तैयारी को हम देख ले कि हमारी तैयारी परफेक्ट है या नहीं है, या कौन सी यूनिट है वह हमारी कमजोर है, तो उसको हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में, क्योंकि अभी समय है, जून तक एग्जाम है, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम दे करके उस यूनिट को थोड़ा और अच्छी तरह से कर लें। यही जो है वह टेस्ट सीरीज का उद्देश्य होता है। और इस टेस्ट सीरीज में यूनिट वाइज टेस्ट हैं और इसके बाद लास्ट में फुल सिलेबस पर टेस्ट हैं। तो यूनिट वाइज टेस्ट का रीजन यही होता है कि छोटे छोटी यूनिट होती है और उस यूनिट को आधार बना करके हमारी तैयारी को हमें करना है, ताकि उस यूनिट की तैयारी को करने के बाद उसका टेस्ट दे दें हम, और इसके बाद हमारे नंबर जो आ रहे हैं उसके आधार पर हम ये पता कर ले कि हमारी कौन सी यूनिट कमजोर है और उसको हमें बहुत अच्छा टाइम देना है। पिछली जो टेस्ट हुआ था वो संज्ञा प्रकरण का टेस्ट हुआ, और संज्ञा प्रकरण अपने आप में बहुत छोटा टॉपिक है। इसलिए मैं जो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप पूरे सिलेबस में ये मतलब कर लें फिक्स यूनिट, या कह सकते हैं बुक्स हैं कि इनमें मैं बहुत परफेक्ट हूं और इसकी तैयारी मेरी बहुत अच्छी है और उसमें मेरा एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप हर एक यूनिट को बहुत अच्छी तरह से उसकी तैयारी को कर लोगे, और तैयारी को करने के बाद टेस्ट दें। टेस्ट में अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी वो यूनिट परफेक्ट है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये यूनिट मेरी परफेक्ट नहीं है तो उसको और पढ़ने का प्रयास करें। लेकिन करते क्या है हम कि स्टार्ट से लास्ट तक सिलेबस जो है उसको बार बार पढ़ते हैं, और बार बार पढ़ने में जो अच्छे टॉपिक थे वो तो और बढ़िया होते जाते हैं, जो कमजोर थे वह कमजोर से एवरेज ही हो पाते हैं। लेकिन सिलेक्शन लेना है तो जो अच्छे हैं उनको तो अच्छे ही रहने देना है, जो एवरेज टॉपिक हैं, मतलब जो हमारे एवरेज हैं, ठीक ठाक हमें आते हैं, उनको भी अच्छा करना है। क्योंकि आप संस्कृत की ये चीज याद रखना, आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं, संस्कृत सब्जेक्ट जो है वह अपने आप में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इतिहास देख लें आरपीएससी का, जब जब संस्कृत का रिजल्ट आया है तब तक समस्त जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनसे संस्कृत की कट ऑफ हाई ही गई है। तो इससे उस हाई कट ऑफ को अगर हमें लेना है तो हमारी तैयारी में भी वो दम होना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस टेस्ट के सॉल्यूशन को। और पहला प्रश्न था इसका कि माहेश्वर सूत्रेषु अंत्यवर्ण्याः भवन्ति। ठीक है, माहेश्वर सूत्र जो है वह माहेश्वर सूत्र कितने हैं? तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कितने हैं? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। और उन 14 माहेश्वरी सूत्रों में एषामन्त्यः इतः, एक वृत्ति में एक लाइन कही गई है। क्या कही गई है? एषामन्त्य इतः, अर्थात इनके जो माहेश्वरी 14 माहेश्वरी सूत्र हैं उन माहेश्वरी सूत्रों का जो अंतिम हल वर्ण है, जैसे कि अ ई ऐ उण रिल रिक, तो इनका जो अंतिम ये व्यंजन है, जो हल वर्ण है, वह ईत संज्ञक होता है। क्या होता है? ईत संज्ञक। और कहा भी गया है एषामन्त्यः इतः, इन 14 माहेश्वरी सूत्रों का जो अंतिम वर्ण हलंत वर्ण होता है वह ईत संज्ञक होता है। क्या होता है? ईत संज्ञक। और इस ईत संज्ञा का प्रयोजन अगर पूछ ले तो इस ईत संज्ञा का प्रयोजन है प्रत्याहार निर्माणार्थम, है ना। इस ईत संज्ञा का प्रयोजन क्या है? तो इस ईत संज्ञा का प्रयोजन है प्रत्याहारों का निर्माण। तो यहां इसका उत्तर था माहेश्वरी सूत्रेषु अंत्यवर्णा भवन्ति। तो माहेश्वरी सूत्रेषु अंत्यवर्णा ईत संज्ञका भवन्ति। ठीक है, तो इसका विकल्प 2 जो है वह सही आंसर था। अगला, असमीचीनम कथनस्य चयनम कुरुतः। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन समाहित हो चुके हैं यहां पे। पहला, क्षत्रि प्रत्यय ऋकारस्य ईत संज्ञा हलन्त्यम सूत्रेण भवति। चलिए याद रखना, ये देखना असमीचीन मतलब गलत बात कौन सी है वो उसका पता करना है। र वर्णस्य मूर्धन्य, र वर्णः मूर्धन्य संज्ञकः अस्ति
इंद्रपदस्य संयोग संज्ञा भवति वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता नामना ज्ञायते। ठीक है, अब देखिए र वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान की बात यहां पर कही है। तो र वर्ण जो मूर्धा है वह क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या सूत्र था? ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री वर्ण है, इसके बाद ट वर्ग है और र और श है ना, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण जो है वह उनकी संज्ञा क्या होती है? तो उनकी जो संज्ञा होती है वह मूर्धन्य संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहां पर जो र वर्ण है तो र वर्ण मूर्धन्य संज्ञक अस्ति, ये बात सही है। इंद्र पदस्य संयोग संज्ञा भवति, है ना, हलोनंतरा संयोग, संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है ये। और जहां पर स्वर जो है उन स्वरों का जहां पर व्यवधान नहीं होता है, स्वरों के व्यवधान से रहित जो व्यंजन है उन व्यंजनों की कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है। अब इंद्र जो है उस इंद्र में ई धन न धन, अब यहां पर देखिए ये जो है द्र, द्र में दो वर्ण मिले हुए हैं, क्या कौन कौन से? एक तो मिला हुआ है वह र है और दूसरा है वह है द है ना। लेकिन द और र में, द्र में ये पता हमें नहीं है कि कौन सा तो हलंत है और कौन सा पूर्ण है। तो यहां पर जो ऐसे नीचे की तरफ र आता है तो नीचे की तरफ जो र आएगा वह र पूर्ण होगा। कैसा होगा? र पूर्ण होगा। ठीक है, और द है वह आधा है, तो यहां पर द हो गया, इसके बाद हो गया र, है ना, और र में मिला हुआ अ। तो यहां पर इंद्र पद से संयोग संज्ञा भवंती, तो हां होती है, क्योंकि यहां पर तीन वर्ण न, द और र, इन तीनों व्यंजनों में जो संयोग है वह हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पर स्व अचो का व्यवधान नहीं है ना, अचो का व्यवधान नहीं है, इसलिए इसकी जो है वह संयोग संज्ञा हुई है। क्लियर ना? क्योंकि अब इसका जो इंद्र पद है, ये इंद्र है, वज्र है, ये शब्द थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि इसमें अर्ध अक्षर कौन सा है, पूर्ण अक्षर कौन सा है। जो नीचे की तरफ र होगा ये, है ना, वक्र, ये नीचे की तरफ जो भी वर्ण र होगा वह पूर्ण र होता है। कैसा होता है? पूर्ण र होता है। तो यहां पर इंद्र पद से संयोग संज्ञा भवति, ये बात भी सही है। वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता नाम्ना ज्ञायते, ये बात भी जो है वह सही है। क्यों सही है? क्योंकि इन्होंने पर सन्निकर्ष संहिता, आपने सूत्र पढ़ा है, कौन सा? परः सन्निकर्ष संहिता, है ना, उसकी वृत्ति में ये लाइन लिखी गई है, वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता नामना ज्ञायते, जहां पर वर्णों की अतिशयित, अत्यधिक निकटता जो होती है, वह वर्णों की अत्यधिक निकटता जो है वह संहिता के नाम से जानी जाती है। संहिता का ही अपर नाम जो है वह क्या कहते हैं? संधि भी कहते हैं। तो ये बात भी सही है। और क्षत्रि प्रत्यय ऋकार से इत संज्ञा हलंत्यम सूत्रेण भवति, ये बात गलत है, क्योंकि जब इत संज्ञक सूत्रों को हम पढ़ते हैं तब दो सूत्र पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं वह है उपदेशे जनुनासिक इत, क्या पढ़ते हैं? उपदेशे जनुनासिक इत, एक ये सूत्र पढ़ते हैं, दूसरा जो पढ़ते हैं वह है हलंत्यम, है ना। दोनों सूत्र के कहते हैं कि उपदेश अवस्था में अंतिम जो स्वर होता है, उस स्वर की जो इत संज्ञा है वह उपदेश जनुनासिक इत के द्वारा होती है, और हलंत्यम जो सूत्र है वह हलंत्यम उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल है, व्यंजन वर्ण है, उस व्यंजन वर्ण की जो संज्ञा है वह हलंत्यम सूत्र के द्वारा होती है। तो यहां पर क्षत्रि प्रत्यय में त में क्या मिला हुआ है? री मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? री क्या है? स्वर है। तो स्वर होने के कारण इस क्षत्रि प्रत्यय में मिले हुए री जो है, उस री की संज्ञा उपदेश जनुनासिक इत के द्वारा होगी, न कि हलंत्यम सूत्र के द्वारा। तो यहां पर जो असमीचीन कथन है वह विकल्प एक जो है वह असमीचीन है।
क्लियर? तो विकल्प 1 इसका जो है वह सही आंसर था। अगला प्रश्न, रमेश इत्यत्र कयो वर्णयो अतिशयित सन्निधिस्तः। अब देखिए हम ये तो पढ़ लेते हैं कि परः सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र पढ़ लिया कि वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, ये हमने सूत्र भी देख लिया, वृत्ति भी याद कर ली। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा और आगे बढ़कर के इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, तब भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। परः सन्निकर्ष संहिता, ठीक है, ये सूत्र हो गया कि वर्णों की अतिशय सन्निधि को संहिता कहते हैं, उनकी संहिता संज्ञा होती है। रमेश जो है उसका विच्छेद जब हम करते हैं तब क्या होता है, रमाधन ईश, ठीक है। रमाधन ईश जो है ये इसका विच्छेद हो जाएगा मकारोत्तरवर्ती आकार और इसके बाद है इकार, है ना। आकार और इकार इन दोनों वर्णों के अतिशयित सन्निकट होने पर, आकार और इकार के अतिशयित सन्निकट होने पर ये एकार में बदल जाते हैं। किस में बदलते हैं, एकार, और ये फिर बनता है रमेश पद बनता है। क्या बनता है, रमेश। तो यहां पर रमेश इत्यत्र कयो वर्ण्यो अतिशयित सन्निधिस्त, तो यहां पर किस किस की अतिशयित सन्निधि है, तो आ और ई इन दोनों की अतिशयित सन्निधि है, आ और ई। तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है, और इन दोनों की अतिशयित सन्निधि अत्यधिक निकटता होने पर इनकी जो है संहिता संज्ञा होकर के रमेश पद बनता है। क्लियर? विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला, उपदेश अवस्थायाम अंत्यम हलः भवति, है ना। तो उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल होता है वह क्या होता है, तो हलंत्यम सूत्र जो आपने ईद संज्ञक पढ़ा है, उस हलंत्यम की वृत्ति में ये लाइन लिखी गई है और वहां से ये क्वेश्चन बना हुआ है कि उपदेश अवस्थायाम अंत्य हलः ईद संज्ञक स्यात्। तो इसका जो आंसर है वह विकल्प 2 जो है वह होगा कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उस अंतिम हल की ईत संज्ञा होती है। ठीक है, आपको सूत्र और सूत्र के साथ में वृत्ति को देखना है। अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो निश्चित संधि हो, समास हो या फिर संज्ञा प्रकरण हो, आपको वृत्ति को निश्चित देखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वह वृत्ति में से बनकर के आते हैं। अगर आपको वृत्ति नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 6 या 7 कर पाएंगे, 3 क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। और जो सिलेक्शन करवाते हैं वो 3 क्वेश्चन ही करवाएंगे, क्योंकि 6 या 7 क्वेश्चन तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन अगर आप करोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। मूर्धन्य वर्णानाम युग्मम चिनुतः। अब मूर्धन्य वर्ण जो है उनका कौन सा युग्म है ये अपन को यहां पर इसका चयन करना है। मूर्धन्य संज्ञा, मूर्धन्य उच्चारण वाले जो वर्ण है उसके लिए सूत्र क्या कहा गया है, तो कहा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, और यहां पर जो है कौन कौन से है मूर्धन्य वर्ण, तो एक तो है री हो गया, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये हो गए। इसके बाद जो है वह र हो गया और श हो गया। ये सब जो है वह मूर्धन्य वर्ण है, क्योंकि मूर्धा के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है। अब देखिए यहां पर र मूर्धन्य है, श मूर्धन्य, ये श मूर्धन्य नहीं है, तालव्य वर्ण है। ये भी मूर्धन्य है, ये नहीं है, तो ये विकल्प भी नहीं है। ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन थ जो है वह दंत्य वर्ण है, इसलिए ये विकल्प भी नहीं है। ट, ठ ये दोनों है, री भी है, र भी है और श भी है। विकल्प 4 जो है वह सही है, क्योंकि इसमें समस्त जो वर्ण है वह मूर्धन्य संज्ञक वर्ण है, और इसलिए विकल्प 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए इसी प्लेटफॉर्म पर स्कूल व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा है उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो कोर्स जो है वह भी चल रहा है। इसके साथ में ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 का प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, इन दोनों प्रश्न पत्रों की भी संपूर्ण वीडियो क्लासेस जो हैं वह भी कंटिन्यू चल रही हैं। तो जो भी आप स्कूल लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन कोर्सेज को देख सकते हैं। अगला विकल्प, अब अगला प्रश्न है असमीचीनम कथनम अस्ति। असमीचीन कथन है भजति पदम संयोग संज्ञकः अस्ति, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम कंठः अस्ति, रस्व
अवर्ण प्रयोग दशायाम संवृतम भवति, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। ठीक है, तो यहां पर देखिए अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ये कंठ वर्णों के लिए सूत्र दिया गया था उच्चारण स्थान में। क्या दिया गया था? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, है ना। अर्थात अ, कवर्ग, ह और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान कंठ है, तो विसर्ग से उच्चारण स्थान कंठ अस्ति, ये बात सही है। रस्व अवर्ण प्रयोग दशायाम संवृतः, ये बात भी सही है कि रस्व अवर्ण होता है वह प्रयोग दशा में तो संवृत होता है, और प्रक्रिया व्याकरण की प्रक्रिया दशा जब होती है तब वही रस्व अ है वह विव्रत होता है। क्या होता है? विव्रत। और ये जब अभ्यंतर प्रयत्नों की बात करते हैं तब ये एक चीज हम वहां पर पढ़ते हैं, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, तो ये भी सही है कि खर प्रत्याहार के जो वर्ण है, खर का मतलब होता है वर्ग का पहला और दूसरा, और श, श और स, ये वर्ण जो है वह खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और खर प्रत्याहार के जो वर्ण है उनका आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न जो है वह विवार, श्वास और अघोष होता है ना। क्लियर? तो ये भी सही है। ठीक है, अब भजति पदम संयोग संज्ञक अस्ति, भजति पदम संयोग संज्ञक अस्ति, तो ये चीज गलत है, क्योंकि भजति पद जो है वह पद जो है वह संयोग संज्ञक नहीं है, अपितु ये तो है वह पद संज्ञक है। क्या है? पद संज्ञक है, क्योंकि कहा है सुप्तिगंतम पदम। क्या कहा है? सुप्तिगंतम पदम, अर्थात सुबंत या तिगंत, सु ओजस अम ओट शस आदि जो सुप्रत्यय है, 21 सुप्रत्यय, और तिगंत जो 18 तिगंत प्रत्यय हैं, उन तिगंत प्रत्ययों से जो युक्त है वह उसकी पद संज्ञा होती है। तो यहां पर जो भजति शब्द है वह तिगंत प्रत्यांत शब्द है, इसलिए इसकी जो है वह संयोग संज्ञा नहीं अपितु पद संज्ञा होती है। तो इसका असमीचीन कथन जो है वह विकल्प एक जो है वह इसका गलत आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तस्य लोपः सूत्रानुसारम कस्य लोपः भवति। तस्य लोपः एक सूत्र है, उस तस्य लोप में के अनुसार किसका लोप होता है? तस्य का मतलब क्या है? तो उसकी वृत्ति में कहा है ईत संज्ञकस्य। क्या कहा है? ईत संज्ञकस्य, अर्थात अदर्शनम लोपः, इस सूत्र के द्वारा जो है वह लोप संज्ञा होती है, और तस्य लोपः जो है सूत्र उसके द्वारा, ये जो सूत्र है वह लोप विधायक है। तो जो ईत संज्ञकस्य, जो जिसकी ईत संज्ञा होगी, उस ईत संज्ञा का परिणाम यह होगा कि तस्य लोपः से उस ईत संज्ञकस्य लोपः स्यात्, अर्थात उस जिसकी ईत संज्ञा हुई है उसका लोप जो है वह हो जाता है। तो इसका विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, रस्वादि भेदेन अच कतिधा। ठीक है, तो रस्वादि के भेदों से जो अच यानी स्वर है वह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक तो होता है वह होता है रस्व, दूसरा जो इसका प्रकार होता है वह होता है दीर्घ, और तीसरा जो इसका प्रकार होता है वह होता है प्लुत। ठीक है, तो रस्व जो है उ और उ, ठीक है, उ और उ, इन तीनों वर्णों के उच्चारण के लिए उच्चारण में जितना समय लगता है वह समय जो है वह क्रमशः रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा को प्राप्त होता है। ये जो वर्ण है, ये जो विभाजन है रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये जो विभाजन है वह उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर यह विभाजन किया गया है, जिसमें जिस स्वरों के उच्चारण में एक समय लगता है वह एक समय या एक मात्रा का प्रयोग होता है वह रस्व स्वर होते हैं, जिसमें उच्चारण में 2 समय लगते हैं वह दीर्घ स्वर होता है, और जिन स्वरों के उच्चारण में 3 समय का प्रयोग, 2 या 2 से अधिक समय का प्रयोग जो है, 2 से अधिक समय का प्रयोग जहां पर लगता है वह प्लुत संज्ञक स्वर कहे गए हैं। तो रस्वादि के भेद से जो अच है, स्वर है, वह कितने प्रकार के हैं? तो अच है वह त्रिधा, 3 प्रकार के कहे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है वह 3 प्रकार के स्वर कहे गए हैं। अधोलिखितेषु कस्मिन् विकल्पे ई अवर्णयो,
ई अवर्णयो अतिशयित सन्निधि अस्ति। अब आपको इसमें जो वर्ण है, शब्द है, इन शब्दों का, इन शब्दों का जो है वह विच्छेद पता होना चाहिए। अभ्युदय, तो इसका विच्छेद होगा अभि प्लस उदय, अभिधन उदय, ई को य हो जाता है और अभ्युदय शब्द बनता है। सुधी धन उपास्य, सुधी धन उपास्य, ये भी यण संधि का रूप है, ये भी यण संधि है। विद्याधन आलय, ये दीर्घ संधि है, विद्याधन आलय। और सत्यपि, सती धन अपि, सती धन अपि, ये सत्यपि का विच्छेद होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर अतिशय सन्निधि किस किस वर्ण की हो रही है? यहां पर ई और ऊ की अतिशय सन्निधि है, यहां पर दीर्घ ई और इसके बाद ऊ जो है उस ऊ की अतिशय सन्निधि है। यहां पर जो है वह आ धन आ, इनकी अतिशय सन्निधि अत्यधिक निकटता है। और इस विकल्प में जो है वह ई और अ की अतिशय सन्निधि है। और ई और अ की अतिशय सन्निधि के होने पर जो यण संधि है वह यण संधि होती है, और ये ई है उस ई के स्थान पर क्या हो जाता है? अ हो जाता है, और शब्द जो बनता है वह सत्यपि बनता है। तो यहां पर यही पूछा गया कि किस विकल्प में ई और अवर्ण, ई और अवर्ण जो है उनकी अतिशय सन्निधि होने से इनकी संहिता संज्ञा होती है। तो यहां पर विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। याद रखना, ई और अ की पूछिए, ई या ऊ की पूछ ले तो विकल्प अभ्युदय सही होगा। आ का पूछ ले कि अतिशय अधोलिखितेषु विकल्पे कस्मिन् विकल्पे आ वर्णयो अतिशय सन्निधि अस्ति, तो इसमें जो विकल्प होगा वह विद्यालय होगा। क्लियर? तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, तालवादिषु सभाग स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अचः भवति। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 प्रकार के स्वर जो हैं वह होते हैं, जिनका महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। महाप्राण की जब बात करते हैं तो वहां पर 11 प्रकार के महाप्राणों की बात करते हैं, तब वहां पर अल्पप्राण और महाप्राण के अलावा जो बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं तब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 प्रकार के बाह्य प्राण भी होते हैं, क्योंकि विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, इसके बाद अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 11 प्रकार के बाह्य प्राण होते हैं। और उसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये भी महाप्राण है, और उनका जो स्वरूप है, तो तालवादिषु सभाग स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अचः उदात्त संज्ञः भवति। किस संज्ञा वाला होता है? वह उदात्त संज्ञक कहलाता है। क्लियर? और ये इसकी उच्चैर उदात्त एक सूत्र है, उदात्त संज्ञक। और उदात्त संज्ञक सूत्र की वृत्ति में ये बात कही गई है कि तालु आदि जो स्थान है उन स्थानों के ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न होने वाला जो अच है वह उदात्त संज्ञक कहलाता है। तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। त्रिच अत्र ईत संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। अब यहां पर त्रिच प्रत्यय है, इस त्रिच प्रत्यय की ईत संज्ञा जो है उस ईत संज्ञा को करने वाला सूत्र क्या कौन सा है? तो देखिए त्रिच जो है, इस त्रिच में जो च है हलंत वर्ण है, और हलंत वर्ण की जो ईत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है हलंत्यम है। कौन सा है? हलंत्यम है, क्योंकि एक उपदेश जनुनासिक ईत जो है वह अंतिम उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल स्वर हैं उन स्वरों की जो ईत संज्ञा है वह उपदेश जनुनासिक ईत के द्वारा होती है, और उनके अंतिम जो व्यंजन है उनकी जो ईत संज्ञा होगी वह हलंत्यम सूत्र के माध्यम से होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, संयोग संज्ञाया संबंध केन सह वर्तते। अब संयोग संज्ञा का एक सूत्र है और वह है हलोनंतरा, हलोनंतरा संयोग, है ना। ये संयोग संज्ञा को करने वाला सूत्र है, और उसकी वृत्ति में क्या कहा है कि अजबी व्यवहिता व्यंजने, अर्थात अचो से व्यवहित जो व्यंजन है उनकी संयोग संज्ञा होगी, या अचो के द्वारा जो अव्यवहित है
उन व्यंजनों की संयोग संज्ञा होगी, या स्वरों का स्वर के साथ जो मिलन है उसकी संयोग संज्ञा होगी, कहां होगी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह ये होगा, अचभी अव्यवहिता व्यंजने संयोग संज्ञा स्यु। अर्थात अचो के व्यवधान से रहित जो व्यंजन है, अचो के व्यवधान से रहित जो व्यंजन है उनकी कौन सी संज्ञा होती है? उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु असंगतम स्यात्, कौन सा विकल्प जो है वह असंगत है? अह हकारः कंठः, अकु विसर्जनीय नाम कंठः, तो ह ध्वनि जो है उसका उच्चारण स्थान कंठ है, यह बात तो सही है। ऋकारस्य दंता, दंत की ऋतुलसा नाम दंत। ठीक है, तो ये री जो है वह दंत है, ये भी सही है। य जो है वह तालु, तो इसका जो वर्ण है वह है सूत्र है इचु यशानाम। ये सारे सूत्र जो है वह आपके मुंह पे होने चाहिए। नींद में भी कोई पूछ ले कि यकार का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको तब आंसर आना चाहिए कि इचु यशानाम तालु, यह जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान तालु है, तो ये बात भी सही है। और डकारः ओष्ठो, ये जो है वह थोड़ा सा गलत है, क्योंकि डकार जो होता है ना, उस डकार का उच्चारण स्थान क्या होगा? और ओष्ठ, तो ओष्ठ जो है वह होता है उपपद मानीया नाम मोष्ठो, उपपद मानीया नाम मोष्ठो। ठीक है, अर्थात ऊ है, पवर्ग है और उपपद मानीय है ना। उपपद मानीय क्या होता है? अर्ध विसर्ग युक्त प, अर्ध विसर्ग युक्त फ, ये वर्ण जो है वह उपपद मानीय कहलाते हैं, और इनका उच्चारण स्थान जो है वह ओष्ठ के है। डकार का उच्चारण स्थान है वह ट ठ ड है ना, तो टकार जो है ट ठ ऋतुलसा नाम दंत, ऋतु रसाणाम मूर्धा, जो ड है इसका उच्चारण स्थान जो है वह क्या होगा? वह मूर्धा होती है। क्या होती है? क्योंकि टवर्ग ऋतु रसाणाम मूर्धा है ना, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, टवर्ग जो है ट ठ ड, टवर्ग का तृतीय वर्ण है और उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगी, इसलिए यह विकल्प जो है वह इसका सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्णस्य कति आभ्यंतर प्रयत्नानि भवन्ति, प्रत्येक वर्ण जो होता है उस वर्ण का याद रखना। आभ्यंतर प्रयत्न की यहां बात चल रही है, आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? तो 5 हैं। कौन से हैं? स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, संव्रत, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, संव्रत और विव्रत, ये 5 जो हैं वह आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। और ये याद रखना, प्रत्येक वर्ण का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होगा, चाहे वह स्वर हो चाहे वह व्यंजन हो। क्लियर? चाहे वह स्वर हो तब भी उसका आभ्यंतर प्रयत्न एक होगा, अगर वह स्वर है तब भी उसका एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होगा। तो प्रत्येक वर्णस्य कति आभ्यंतर प्रयत्नानि भवन्ति? तो प्रत्येक वर्णस्य एकमेव आभ्यंतर प्रयत्नानि भवन्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अधोलिखितेषु अनुनासिकः नास्ति। ठीक है, अब अनुनासिक कहते किसको हैं? तो कहा है मुख नासिकयो मुख नासिकयो अनुनासिकः, अर्थात मुख और नासिका इन दोनों उच्चारण स्थानों के सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वह अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। वह कौन से वर्ण कहलाते हैं? अनुनासिक। और अनुनासिक जो वर्ण है वह प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जो है ना, पंचमाक्षर जो है
वह प्रत्येक वर्ण का पंचमाक्षर जो है वह अनुनासिक कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर ये पंचमाक्षर है, ये भी पंचमाक्षर है, म भी पंचमाक्षर है, तो ये तो जो है वह अनुनासिक नहीं, अनुनासिक है, और क जो है वह क वर्ण अनुनासिक नहीं है। तो यहां पर ये 5 वर्ण जो हैं वह अनुनासिक कहे गए हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मुख और नासिका की सहायता से किया जाता है, तो ये अनुनासिक वर्ण है। और इनके अलावा जो यहां पर जो विकल्प क है, विकल्प चौथा जो है क, वह अनुनासिक वर्ण नहीं है। तो इसका सही आंसर था वह विकल्प 4 था। व्याकरण शास्त्रानुसारम हसति इत्यस्य का संज्ञा भवति। हसति जो पद है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? तो इसकी जो होगी संज्ञा वह पद संज्ञा होगी। कौन सी होगी? पद संज्ञा, क्योंकि सुप्तिगंतम पदम है ना, जो सु ओजस आदि 21 सुबंत प्रत्यय हैं उससे युक्त हो, या तिप्त जी आदि जो 18 प्रत्यय हैं, 9 परस्मय पद और 9 आत्मनेय पद के जो तिगंत प्रत्यय हैं उनसे युक्त जो शब्द है उनकी जो है वह पद संज्ञा होती है। तो यहां पर हसती जो शब्द है, हसती शब्द जो है वह तिगंत प्रत्यय से युक्त है, इसलिए इसकी न तो इत संज्ञा होगी, न लोप संज्ञा होगी, न संयोग संज्ञा होगी, अपितु इसकी जो संज्ञा होगी वह पद संज्ञा होगी, क्योंकि यह तिगंत प्रत्यय से युक्त शब्द है। अगला, ऋणी प्रत्यय इकारस्य इत संज्ञकः सूत्रः अस्ति। ऋणी प्रत्यय जो है उस ऋणी प्रत्यय में इकार जो है उस इकार की इत संज्ञा किससे होती है? तो उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल है, व्यंजन है, उस अंतिम हल या व्यंजन की जो इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह कौन सा है? हलंत्यम है। और उपदेश अवस्था में जो अंतिम स्वर है या अच है उसकी इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह उपदेश जनुनासिक इत है। इकार जो है वह स्वर के अंतर्गत आता है, तो इस इकार की इत संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? तो उपदेश जनुनासिक इत जो सूत्र है वह इस इकार की इत संज्ञा को करेगा। क्लियर? तो इसका विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। जकारस्य बाह्य प्रयत्न विषये संगतम स्यात्। ठीक है, जकार जो शब्द है उसके बाह्य प्रयत्न विषय में कौन सी बात जो है वह सही है? तो सबसे पहली बात करते हैं बाह्य प्रयत्नों की। बाह्य प्रयत्न कितने हैं? तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या जो है वह है 11। ठीक है, और बाह्य प्रयत्न 11 कौन से हैं? विवार, श्वास, अघोष, ठीक है, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ये डायग्राम आपको याद हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें से निश्चित 2 से 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, श, श और स जो वर्ण है वह विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत आते हैं। प्रत्याहार की बात करें तो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खर प्रत्याहार जो है वह इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और इसके बाद है जो यहां पर रह गया था ह, और इसके बाद य, व, र और ल, ये वर्ण जो हैं वह संवार, नाद और घोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हश, और इसका प्रत्याहार की बात करें तो हश, संवारा, नादा, घोषाश्च ये सूत्र है। तो हश प्रत्याहार जो है वह संवार, नाद और घोष के अंतर्गत आते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और इसके बाद है य, व, र, ल, है ना, ये वर्ण है अल्प प्राण में आते हैं। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और इसके बाद है श, श, स और ह वर्ण, ये जो है वह महाप्राण में आते हैं। यहां पर पूछ रहे जकार, च, छ, ज, चवर्ग का तृतीय वर्ण हो गया। ठीक है, तृतीय वर्ण में बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं तो तृतीय वर्ण ये हो गया। ठीक है, तृतीय वर्ण का कौन कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है? तो संवार, नाद और घोष। संवार, नाद और घोष, इसका कौन सा विकल्प आ रहा है? तो इसका चौथा विकल्प, संवार, नाद, घोष, ये सही है। बाकी जो विकल्प हैं वह इसके सही नहीं है। क्लियर?
क्यों है यह सही? तो जकार जो है वह वर्ग का तृतीय वर्ण, चवर्ग का तृतीय वर्ण है, और चवर्ग का तृतीय वर्ण जो है उसका बाह्य प्रयत्न जो है वह संवार, नाद और घोष होता है। इसका विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। अगला, कादयो मावसाना स्पर्शा, एक सूत्र सीधा सा है, कादयो मावसाना स्पर्शा, अर्थात जो वर्गीय व्यंजन है क से लगा करके, क आदयो, क जहां पर आदि में है, और म अवसान, जहां म अवसान माने समाप्ति में है, ऐसे क आदि में और म अंत में है, ऐसे जो वर्ण है उन वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? तो इनकी जो संज्ञा होगी वह स्पर्श संज्ञा होती है। कादेयो मावसाना स्पर्शा, इन वर्णों को स्पर्श संज्ञक व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या अगर पूछ लें तो कितनी है? तो इनकी संख्या जो है वह 25 है। कितनी है? 25। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु अंतस्तः नास्ति, अंतस्थ वर्ण जो है वह कौन से हैं? तो यणो अंतस्था, सूत्र है यणो अंतस्था, अर्थात यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं य, व, र और ल, इन वर्णों की अंतस्थ संज्ञा होती है, या ये वर्ण है वह अंतस्थ है। तो यहां पर कौन सा नहीं है? य है, र है और ल है। स जो है वह अंतस्थ वर्ण नहीं है, अपितु शलोष्माणः, अर्थात ऊष्म वर्ण है। श, श, स और ह, ये जो वर्ण है वह ऊष्म संज्ञक वर्ण है, तो स जो है वह ऊष्म संज्ञक वर्ण कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न, वर्णानाम अतिशयित सन्निधि भवति, ये इसका संहिता संज्ञा विधायक जो सूत्र है उसकी वृत्ति में से ये लाइन लिखी गई है। सूत्र है पर सन्निकर्ष संहिता, पर सन्निकर्ष संहिता, वर्णों की अतिशय सन्निधि है उसको क्या कहते हैं? तो उसको संहिता कहा गया है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। हलोनंतरा डैश 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 इति सूत्रम पूरयत, है ना, हलोनंतरा संयोग, अर्थात जहां पर हलो के व्यंजनों के बीच में स्वरों का व्यवधान नहीं होता है तो उन स्वरों, उन व्यंजनों की जो है वह संयोग संज्ञा होती है। देखिए आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 60%, 60% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं पूर्व ज्ञान के आधार पर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें पढ़ना होता है, और कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेवल के आते हैं, पढ़ने के बाद भी हमें थोड़े से टफ लगते हैं, और वही क्वेश्चन जो संस्कृत में है वह मेरिट का निर्धारण करते हैं। तो आपको अगर वो क्वेश्चन अगर देखने कि हमें जो मेरिट का निर्धारण करते हैं वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, तो इसके लिए आपको हर क्वेश्चन को विभिन्न पहलुओं के माध्यम से, हर क्वेश्चन को अलग अलग दृष्टिकोण को देखने से वह क्वेश्चन जो है वह आप उनको हल कर पाएंगे। चलिए अगला, सुबंतस्य संज्ञा भवन्ति, तो सुबंत की कौन सी संज्ञा होती है? तो हमने पढ़ा था सुप तिगंतम पदम, सुप तिगंतम पदम, अर्थात सुबंत और तिगंत प्रत्यांत जो युक्त शब्द हैं उनकी कौन सी संज्ञा होती है? उनकी पद संज्ञा होती है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अधोलिखितेषु इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति, है ना, तो चूटू जो है वह भी इत संज्ञा को करता है, लशक तद्दिते ये भी करता है, श प्रत्यय से ये भी करता है, उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे जनुनासिक इत, ये सूत्र है वह भी इत संज्ञा को करता है। इसके बाद है वह है हलंत्यम, ये सूत्र भी करता है, तो ये जो है वह इत संज्ञा को करते हैं, लेकिन उच्चै उदात्तः ये सूत्र जो है वह उदात्त संज्ञा करता है, स्वरों की कौन सी संज्ञा करता है? उदात्त संज्ञा करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु घकारस्य बाह्य प्रयत्न विषयकम उपयुक्त विकल्पम चिनुत। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें अगर आपका अटेंशन उस क्वेश्चन को सोल्व करने का कितना है आपका उस एग्जाम में, ये चीज देखी जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें पता है, वर्ग का पहला दूसरा यहां होता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यहां, ये सारी चीजें हमें पता है, लेकिन यहां पर आपका क्वेश्चन, आपका जो माइंड है वह कितना शार्प है या कितना एक्टिव होकर के काम कर रहा है, ये चीज यहां पर देखी जाती है। बहुत सी बार क्वेश्चन करते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि आते हुए क्वेश्चन भी हम गलत करके आते हैं, और बहुत से बच्चे करते हैं, बोलते हैं आकर के सर 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मेरे को आता था लेकिन मैंने पेपर में तो सही टिक किया, मतलब
ब जो बी को विकल्प है वो सही है, लेकिन जब सर ओएमआर शीट में भरने गया तब उसको बी को मैंने सी कर दिया। तो बस यही चीज जो है वो कि उस समय आपका जो माइंड है वह एक्टिव नहीं है वहां पर, है ना। तो ऐसे गलती हमें नहीं करनी है, और ऐसे क्वेश्चन जो है वह यही देखते हैं कि आपका माइंड इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना एक्टिव है। ठीक है, चलिए अब बाह्य प्रयत्नों की बात अपन करते हैं। तो बाह्य प्रयत्नों की बात करते हैं तो इससे पहले भी मैंने बताया था, विवार, श्वास, अघोष। ठीक है, इसके बाद संवार, संवार, नाद और घोष। ठीक है, और अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण ध्वनियां और फिर वह होंगी महाप्राण ध्वनियां। अल्पप्राण और महाप्राण, विवार, संवार, श्वास के अंतर्गत वर्ग का पहला, दूसरा श, श और स वर्ण आते हैं। इसके अंतर्गत जो आएंगे वह तीसरा, चौथा, पांचवा आएंगे। ह वर्ण, य, व, र और ल वर्ण इसमें आते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण महाप्राण में आएंगे, और इसके बाद य, व, र और ल वर्ण अल्पप्राण में आएंगे। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण में आएंगे। श, श, स और ह वर्ण जो है वह महाप्राण ध्वनि में आते हैं। यहां पर घकार का पूछा गया है, तो घकार वर्ग का क, ख, ग, घ चतुर्थ वर्ण है कवर्ग का। कवर्ग का चतुर्थ वर्ण अर्थात संवार, नाद और घोष सबसे पहले होंगे। संवार, नाद, घोष, संवार, नाद, घोष, ये आ रहा है संवार, नाद, घोष। और कहां पर आ रहा है, तो यहां पर संवार, नाद, घोष यहां भी आ रहा है। दोनों विकल्पों में संवार, नाद, घोष आ रहा है। एक में अल्प प्राण आ रहा है, एक में महाप्राण आ रहा है। तो अल्प प्राण चतुर्थ वर्ण का क्या होगा, महाप्राण होता है। क्या होता है, महाप्राण होता है। ये वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है उनका महाप्राण ध्वनि, महाप्राण बाह्य प्रयत्न होता है। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु उष्म संज्ञकः नास्ति। तो उष्म संज्ञक जो वर्ण है वह शलोष्माणः, ये उष्म संज्ञा को करने वाला जो सूत्र है वह है, और शल मने श, स और ह, ये जो वर्ण है इनकी जो है वह उष्म संज्ञा होती है। कैसी होती है, उष्म संज्ञा। तो इसमें ये वर्ण है, ये वर्ण है, इसके बाद ये वर्ण है, ये तो जो है वह उष्म संज्ञक है। ये जो है वह उष्म संज्ञक नहीं है, अपितु ये कौन सा है, अंतस्थ है ना। य वर ल ये अंतस्थ संज्ञक है। शल वर्णा भवंती, शल जो वर्ण है वह क्या होते हैं, तो इसके लिए कहा है ये जो है वह अल्प प्राण कहे गए हैं। कैसे कहे गए हैं, ये जो है वह शल वर्ण जो है वह महाप्राण कहे गए हैं, अल्प प्राण नहीं। क्योंकि कहा गया है अल्प प्राण किसको कहते हैं, तो कहा है वर्गाणाम, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमो यणश्च अल्प प्राण, है ना। अर्थात वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम जो वर्ण है और यण प्रत्यार के जो वर्ण है वह अल्प प्राण कहे गए हैं। और महाप्राण जो है वह महाप्राण किसको कहा गया है, तो कहा गया है वर्गाणाम द्वितीय, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च, है ना, शलश्च महाप्राणा, महाप्राण। क्लियर। तो शल वर्णा भवंती, तो शल वर्ण जो है वह कैसे होते हैं, महाप्राण होते हैं। अगर यण बोल दिए तो यण प्रत्याहार के जो वर्ण है वह अल्प प्राण होते हैं। क्लियर। और यह सूत्र भी दिया गया है अल्प प्राण और महाप्राण में। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। जिह्वा मूल्यस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो जिह्वा मूल्यस्य, जिह्वा मूलम, है ना, जिह्वा मूल्यस्य उच्चारण स्थानम, जिह्वा मूलम जो है वह होता है। और जिह्वा मूलम मूल्य वर्ण कहते हैं किसको है, तो अर्ध विसर्ग युक्त जो क और अर्ध विसर्ग युक्त जो ख है,
ये अर्ध विसर्ग युक्त क और अर्ध विसर्ग युक्त ख जो वर्ण है ये जिह्वा मूलीय वर्ण कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? जिह्वा मूलीय वर्ण कहे गए हैं। ठीक है, तो विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परः सन्निकर्ष संहिता वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। इसके बाद है सुमेलितम कुरुतः विव्रत, ईषद विव्रत, ईषद स्पृष्ट और स्पृष्ट। अब देखिए, अब ये जो है वह आभ्यंतर प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या जो है वह कितनी है? तो आभ्यंतर प्रयत्नों की जो संख्या है वह है 5 है। कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है? तो इसके लिए कहा है, एक तो है स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत। ये 5 प्रयत्न कहे गए हैं। स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, ईषद स्पृष्ट अंतस्थानाम, ईषद विव्रत उष्माणाम, विव्रतम स्वराणाम और ह्रस्व अवर्णस्य प्रयोग दशायाम संवृतम और प्रक्रिया दशायाम विव्रतम। क्लियर? अब देखिए, ये आभ्यंतर प्रयत्न और यहां पर अपन को मिलाना है। तो स्पर्श जो कादयो मावसाना स्पर्शा क से लगा करके म तक जो 25 वर्गीय व्यंजन है इनके स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अंतस्थ यवरल जो वर्ण है इनकी ईषद स्पृष्ट संज्ञा होती है। उष्म यवरल श श स ह जो है वह उनकी ईषद विव्रत और स्वर जो है उनकी विव्रत और रस्व अ जो है उसकी प्रयोग दशा में तो संव्रत अभ्यंतर प्रयत्न होगा और प्रक्रिया दशा में जो है वह विव्रत होगा। तो यहां पर पहला है वह हो गया विव्रत। विव्रत स्वर है, विव्रत प्रयत्नम स्वराणाम, तो ये पहला विकल्प इससे मिलेगा। ईषद विव्रत, ईषद विव्रत उष्माणाम, तो ईषद विव्रत ये उष्म श श स ह। ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट जो है वह है अंतस्थानाम, ये ईषद स्पृष्ट अंतस्थानाम और स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 3, फिर है 4, फिर है 1 और विकल्प 2। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। अजभी अव्यवहिता हलः भवन्ति। ठीक है, अचो के व्यवधान से रहित जो व्यंजन है वह क्या होते हैं? तो वह जो है वह संहिता, वह संयोग, हलोनंतरा संयोग है ना, हलोनंतरा संयोग, तो इनकी जो संज्ञा होगी वह संयोग संज्ञा होगी। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न। अनुस्वारस्य उच्चारणम स्थानम अस्ति। अब नासिका अनुस्वारस्य एक सूत्र है, नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात जो अनुस्वार है उस अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो उस अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होती है। तो इसका विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। उच्चारण स्थान विधायकम सूत्रम नास्ति।
उच्चारण स्थान विधायक सूत्र जो है नासिका अनुस्वारस्य है, ये भी जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम ये भी है, वकारस्य दंतोष्टम ये भी है, उच्चैरुदात्तः ये जो है वह उच्चारण स्थान विधायक सूत्र नहीं है, अपितु ये स्वरों की उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र है ना, उदात्त विधायक संज्ञा सूत्र है, इसलिए ये जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सुप तिगंतम पदम अर्थात सुबंत सुवोजस आदि 21 प्रत्यय और जो तिप्त झी आदि 18 प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययांत शब्द जो हैं उनकी पद संज्ञा होती है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अघोष वर्णा नाम विकल्पम चिनुतः, ठीक है, तो अघोष वर्ण जो है वह कौन से हैं, तो हमने पहले ही देखा था, विवार, श्वास, अघोष और संवार, नाद, घोष। ये डायग्राम बार बार इसलिए मतलब लिख रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से ये दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि हमें ये सारी चीजें पता है, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, लेकिन परीक्षा में जब ये क्वेश्चन आता है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं खुद ही बताऊं कि जब मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था तब 2016 की, शायद 16 या 17 की बात बता रहा हूं, तब ये क्वेश्चन जो है वो मेरे से भी गलत हुआ था, क्योंकि वहां मतलब एक्स्ट्रा माइंड हम लगाने लगते हैं, इसलिए आता हुआ क्वेश्चन भी वहां पर गलत हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा आप जितना जिस चीज को जितनी बार लिखोगे ना उतना वो चीज है वो क्लियर होती है। तो यहां पर अघोष जो है उनका वर्णों का विकल्प, तो वर्ग का पहला, दूसरा और श, श और स जो है वह अघोष, विवार और श्वास के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, क वर्ग का पहला है, क, च, छ ये भी पहला है, लेकिन य जो है वह इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, य वह इसमें नहीं आते हैं। ट, ठ ठीक है, ये जो श है वह भी आएगा, लेकिन ह जो है वह इसके अंतर्गत नहीं आता है। च, ट वर्ग का पहला वर्ण है, आता है, श जो है वह भी इसमें ही आएगा, स है वह भी इसमें ही आएगा, तो विकल्प 3 जो है वह इसमें ही आएगा। ये जो ह है वह इसके अंतर्गत नहीं आता, अपितु इसमें आता है। क्लियर? तो इसका विकल्प 3 जो है वह सही है। अघोष वर्णों का युग्म जो है वह विकल्प 3 में है, और ये बात जो है वह तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। अधोलिखितेषु अल्प प्राण नास्ति, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण के अंतर्गत वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और य व र, ल ये वर्ण जो है वह अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। कवर्ग का तृतीय वर्ण ग हो गया, वर्ग का पहला वर्ण प हो गया, पंचमा अक्षर न हो गया, और ध है, त, थ, द, ध चतुर्थ अक्षर है तवर्ग का, और तवर्ग का चतुर्थ वर्ण है वह अल्प प्राण नहीं अपितु ये महाप्राण में आता है। तो इसका विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, ऋतुलसानाम, सबके होठों पर है ये क्वेश्चन, ऋतुलसानाम दंत अर्थात रि और तवर्ग ल और स वर्णों का जो उच्चारण स्थान होगा वह दंत होता है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। स्वराणाम प्रयत्नम भवति, अब जो स्वर होते हैं उन स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न की यहां पर बात कर रहे हैं। तो स्पष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, ये किसका होता है स्पष्ट, तो स्पर्शानाम, स्पर्शानाम, ईषद स्पृष्ट अंतस्थानाम, है ना, और स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, ईषद स्पृष्ट अंतस्थानाम, विव्रतम स्वराणाम, विव्रतम स्वराणाम। ठीक है, तो विकल्प 3 जो है वह विकल्प 3 इसका जो है वह सही आंसर है कि स्वरों का जो प्रयत्न होगा वह विव्रत होता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पद संज्ञक अस्ति, अब यहां पर पद संज्ञक क्या है, तो देखिए स्था जो है वह मूल धातु है, खाद है वह भी मूल धातु है, हंस जो है वह भी मूल धातु है। इसमें न तो तिगंत प्रत्यय लगे हुए हैं न सुबंत प्रत्यय इसमें लगे हुए हैं, और पीब जो है ये तिगंत प्रत्यांत शब्द है, इसलिए इसकी जो है वह पद संज्ञा होती है। शेष जो है वह पद संज्ञक नहीं है, क्योंकि ये मूल धातुएं जो मूल धातु रूप है वह मूल धातु रूप है, इसलिए इनकी पद संज्ञा नहीं है। ईत संज्ञाया फलम किम, अब ईत संज्ञा का फल क्या है, तो ईत संज्ञा का जो फल है वह है लोप है ना।
ईत संज्ञा जब भी होगी तो उस शब्द की जिसकी ईत संज्ञा हुई है उसकी तस्य लोपः सूत्र के द्वारा उसका उस वर्ण का लोप हो जाता है, इसलिए ईत संज्ञा का जो फल है वह लोप है। अगला प्रश्न, व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम अस्ति। व्याकरण में लोप का तात्पर्य क्या है? तो लोप विधायक संज्ञा विधायक सूत्र जो है वह है अदर्शनम लोपः। क्या है? अदर्शनम लोपः। इसकी वृत्ति में क्या कहा है? प्रसक्तस्य प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्, है ना। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञक स्यात्। जो दिख रहा था वह उसका अदर्शन, है ना, उसका दिखना बंद हो जाना, वह कहलाता है लोप। क्या कहलाता है? लोप। तो अदर्शन का मतलब, अदर्शन जो है, लोप का तात्पर्य है वह है अदर्शनम। अदर्शनम लोपः प्रसक्तास्य अदर्शनम लोप संज्ञक स्यात्। इसकी जो वृत्ति है, इस वृत्ति को भी आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, दुधाय इत्यत्र डू पदस्य ईत संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। अब दुधाय जो पद है, यहां पर आदि जो ये डू है उसकी ईत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है आदिर्यी टुडवः, है ना। आदिर्यू टुडव अर्थात प्रत्यय के आदि में यी, टू और डू प्रत्यय, प्रत्यय के आदि में यी, टू और डू ये शब्द हो तो उनकी जो है ईत संज्ञा जो है वह इस आदिर्यी टुडव सूत्र के माध्यम से होती है, और विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, ऊष्माणाम प्रयत्नम किम। स्पष्ट प्रयत्नम स्पष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, ईषद स्पष्ट अंतस्थानाम, ईषद विव्रत ऊष्माणाम। तो ईषद विव्रत जो है वह ऊष्म वर्णों का प्रयत्न होता है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। प्रयोगे रस्व अवर्णस्य प्रयत्नम स्यात्, अर्थात प्रयोग दशा में रस्व अवर्ण का जो प्रयत्न होगा वह संवृत होगा, और प्रक्रिया दशा में जो इसका प्रयत्न होगा वह विव्रत होगा। तो यहां पर प्रयोग दशा में पूछा गया रस्व अवर्ण का तो संवृत, अगर यहां पर प्रक्रिया दशा में पूछ ले तो प्रक्रिया दशा में जो रस्व अवर्ण का प्रयत्न होगा वह विव्रत होता है। तो इसका विकल्प 3 जो है, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बाह्य प्रयत्न कतिधा, आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, बाह्य प्रयत्न एकादशधा। तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, क वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो अपन ने सूत्र पढ़ रखा है और वह है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ जो है वह इसका उच्चारण स्थान होगा। अगला प्रश्न, संहिता संज्ञा न स्यात्। किस शब्द की संहिता संज्ञा नहीं होती है? तो प्रतिधन इच्छा, ठीक है, प्रत्यच्छा, यहां पर संहिता संज्ञा है। सीता धन शाटिका, यहां पर जो है वह संहिता संज्ञा नहीं है, क्योंकि यहां पर आ और शा इनकी कोई वर्णों की अतिशय सन्निधि नहीं है। पौधन अक पावक, इसकी संहिता संज्ञा होगी। सर्वधन ईश्वर सर्वेश्वर, यहां पर भी संहिता संज्ञा होगी। लेकिन सीता धन शाटिका यहां पर जो है वह संहिता संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर 2 वर्णों की अतिशय सन्निधि, अत्यधिक शब्दों की अत्यधिक निकटता नहीं है। लोप संज्ञा लोप विधायकम सूत्रम किम। अब देखिए यहां पर एक तो 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है लोप संज्ञा सूत्र, और दूसरा जो है वह होता है लोप विधायक सूत्र। क्लियर? लोप संज्ञा सूत्र पूछ ले तो लोप संज्ञा सूत्र जो है वह है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोप, ये जो है वह लोप संज्ञा सूत्र है। ये पूछ ले लोप विधायक सूत्र कौन सा है? तो तस्य लोप जो है वह लोप विधायक सूत्र है। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर होगा। आभ्यंतर प्रयत्न
कतिधा। तो आभ्यंतर प्रयत्न कतिधा, आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और समृत, ये 5 प्रकार के जो है वह आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु बाह्य प्रयत्न से भेदः नास्ति। बाह्य प्रयत्न जो है उस बाह्य प्रयत्न का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है? तो विवार, संवार, नाद और स्पृष्ट। तो विवार, संवार और नाद जो है वह बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। स्पृष्ट प्रयत्न जो है वह आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 3 जो है वह सही है। बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत स्पृष्ट नहीं आता, अपितु ये आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है। चलिए, आज की इस टेस्ट के 50 जो क्वेश्चन है वह हमने आज की क्लास में देखे। अगले 50 क्वेश्चन है उसके लिए अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। और संज्ञा प्रकरण अपन पढ़ रहे हैं, संज्ञा प्रकरण में से एक भी प्रश्न जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने नहीं पढ़ा है या हमें नहीं आए। चलिए, अगली क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।